अस्सलाम वालेकुम औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज हमने अपना एमजीडी 602 का थीम नंबर 11 ए करना है। एलएमएस में आपका थीम नंबर 12 है और यहाँ पर थीम 11 ए है पार्ट। ठीक है, उसके बाद 11 बी भी है पार्ट। तो 11 ए में सबसे पहले हमने मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स देखने हैं बिजनेस वेंचर के हवाले से। जब एक एंटरप्रेन्योर बिजनेस को बना लेता है तो उसको मैनेज किस तरह से करना है, क्योंकि मैनेजमेंट आपको रेवेन्यू जनरेट भी करवाती है और आपको लॉस भी करवाती है। तो आपकी मैनेजमेंट में हमारे कौन से एस्पेक्ट्स हैं, कौन से पहलू हैं मैनेजमेंट के, वो हमने देखने हैं। कि सबसे पहले आपके पास आता है डिसीजन मेकिंग, दूसरा लीडरशिप बिहेवियर, डिसीजन मेकिंग, ये सब नीचे लिखे हैं, एक एक करके उनको पढ़ेंगे डिटेल से। डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस, क्लस्टर्स एंड नेटवर्क्स, क्रिएटिंग रिजाइलेंस, टेक्नोलॉजिकल सिस्टम्स, डिपार्टमेंटलाइजेशंस और एचआर पॉलिसीज। ये आपने 8 हैं तकरीबन, 1 2 3 4, हाँ 8 हैं। तो इनको आपने अच्छी तरह से याद रखना है। इनके नेम्स पेपर में आ जाते होते हैं, नेम्स पूछ लिए जाते हैं कि हमारे पास बिजनेस के एस्पेक्ट्स कौन से हैं। तो वो कौन से हैं? डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, प्रोसेसेस, क्लस्टर्स एंड नेटवर्क्स, क्रिएटिंग रिजाइलेंस, टेक्नोलॉजिकल सिस्टम, डिपार्टमेंटलाइजेशन एंड एचआर पॉलिसीज। अब जल्दी से चलते हैं हम अपने डिसीजन मेकिंग की तरफ। डिसीजन मेकिंग में हमारे पास क्या है कि हम अपने जब अपना बिजनेस बनाते हैं तो एवरी ओवर हम कोई ना कोई किसी चीज़ के बारे में डिसीजन ले रहे होते हैं कि हमने आगे क्या करेंगे जिससे हमारे पास जो मैनेजमेंट है हमारी उसे बेहतर हो सकती है। ठीक है, कुछ एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन लेते हैं, खुद लेते हैं, ठीक है, या कुछ एंटरप्रेन्योर्स अपने एम्प्लॉयज़ या फैमिली या फ्रेंड से डिसीजंस लेते हैं। एंटरप्रेन्योर्स जो हैं कुछ रिले करते हैं कि वो एक्सपर्ट से ओपिनियन हासिल करें, ठीक है, ताकि वो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस जो हैं वो ख़ास तौर पे बहुत अच्छा बना पाएँ। डिसीजन मेकिंग स्टाइल जो है आपका बहुत ही ज़रूरी है जब आप अपने बिजनेस वेंचर को स्टार्ट करते हैं। लीडरशिप बिहेवियर में आपके अंडर एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उसमें मतलब आप एक लीडर हैं और आपके अंडर एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, तो आपका अपने एम्प्लॉयज़ के साथ किस तरह का बिहेवियर है। अगर तो एक लीडर बहुत अच्छा हो तो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो 15 to 20 ईयर्स भी उनके अंडर काम करते हैं, ठीक है, स्टक हो जाते हैं अंदर, और वही आपकी बिजनेस को बहुत आगे मतलब बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाते हैं अगर आपके एम्प्लॉयज़ आपके साथ लॉयल है। यहाँ पर देखें कि डिसाइड्स द लॉयल्टी ऑफ योर एम्प्लॉयज़ और टीम। It has been observed that employees are most loyal to the organization and that they stick to the same organization for 30 years if the leader is good. उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स और प्रोसेसेस आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जब हम अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास जो हमारे एस्पेक्ट्स हैं या हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, प्रोसेसेस हैं, वो हमारे सामने ब्लर होते हैं क्योंकि हमें अच्छे से नहीं पता होता कि हमने आगे क्या करना है। तो जब भी आपने ग्रोथ के लिए करना है तो आपने सबसे पहले आपने अपनी रिपोर्टिंग टीम्स बनानी है अलग-अलग, मतलब कि रिपोर्टिंग के लिए अलग टीम हो, फाइनेंशियल हैंडल करने के लिए अलग-अलग टीम हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अपने बिजनेस को ऑर्गेनाइज इस तरह से करना है ताकि आपको बाद में मुश्किल ना हो। ठीक है, ऑन द अदर हैंड प्रोसेसेस शुड बी क्लियर इवन इन द बिगनिंग, ठीक है। उसके बाद क्लस्टर और नेटवर्क्स आ जाते हैं। क्लस्टर्स और नेटवर्क्स में हमारे पास क्या है कि आपका किस लोगों के साथ किस तरह का कनेक्शन है, आप किन लोगों में उठते बैठते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा हो कि मार्केट में इस वक्त क्या सूरत हाल है। कि अगर हमारे पास एक नेटवर्क या एसोसिएशन एक इंडस्ट्री में है, मतलब कि टीम्स किस तरह से काम करती हैं आपकी, या तो अगर आपने नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको पता हो कि आपने किस इंडस्ट्री में जाना है। क्या आपने पेपर बनाने वाली इंडस्ट्री में जाना है, क्या आपने शूज़ मेकिंग वाली इंडस्ट्री में जाना है, या आपने पेंसिल मेकिंग वाली इंडस्ट्री में जाना है, या आपने कंप्यूटर की इंडस्ट्री में जाना है। तो आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। नेटवर्किंग एंड एसोसिएशंस विद अदर बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर्स आर ऑफ utmost importance for an entrepreneur, especially in the initial stages ऑफ न्यू वेंचर डेवलपमेंट। कुछ जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको नहीं पता होता कि हमने कौन से नेटवर्क में जाना है, हमने कौन सा बिजनेस ज्वाइन करना है, हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे। अब क्रिएटिंग रिजाइलेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट की है कि आपको कोई ना कोई रेवेन्यू जनरेट होता जाए, ठीक है। आपको अगर इन फ्यूचर अगर आपको अपने मुश्किलात भी आएँ या आपका सेटबैक, मतलब कि आपको बहुत सी मुश्किलात आएँ, अचानक कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिससे आपको लॉस हो सकता है, तो आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे? ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको इसके लिए हर दफ़ा तैयार रहना चाहिए। किसी ना किसी वक़्त कुछ भी हो सकता है।
An entrepreneur can face setbacks for any uncertainties which should be faced by being resilient. In those times, it is the entrepreneur who must manage resources and make decisions which are in the favor of the firm. These setbacks can be the result of entrepreneurs' bad decisions and competitors, but there are certain uncontrollable factors like COVID-19, which can be the reasons of these setbacks. कोविड-19 हम सबने देखा है, अब वो आई है, लेकिन हमने फिर अपने बिजनेसेस को किस तरह से मैनेज करना है वो हम पर डिपेंड करता है, हमारी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है, हमारी मैनेजमेंट पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, जिनकी मैनेजमेंट अच्छी थी वो कोविड-19 में भी उनका बिजनेस जो है वो बहुत अच्छा रहा है। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल सिस्टम्स में आ जाते हैं, जैसे कि आजकल टेक्नोलॉजी का एरा है, तो टेक्नोलॉजी जैसे कि आप मोबाइल इंस्टा यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, टिकटॉक यूज़ करते हैं, तो अगर आपने उसमें अपने बिजनेस की कमर्शियल देनी है तो वो भी आप कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन जो बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, आप अपने ऑनलाइन रहते हुए अपने बिजनेस को शो करवाते हैं कि ये हमारा बिजनेस है, हम ये सेल करते हैं, इसके ये बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। बहुत ही इसकी अच्छी एग्जांपल दराज आ जाती है, या आप अपने फेसबुक पेज पे अपने मार्केट करते होते हैं। Technological systems are needed by firm as this is the era of technology and lots of tasks has been digitized. For these tasks, you do not need any human resources. Some business models are technology, so they need more technological systems than other where human capital is more important. इनिशियल स्टेजेस में हमारे पास जो न्यू बिज़नेस की डेवलपमेंट है वो डिपार्टमेंट्स को नहीं इतनी फोकस देती है कि डिपार्टमेंट्स हम किस तरह से बनाएं। जब आपका बिज़नेस ग्रो करेगा तभी आप डिपार्टमेंट्स में लोगों को हायर करेंगे और फिर वो आपके जो बिज़नेस है उसको देखेंगे। अर्ली स्टेजेस पर तो बहुत से बिज़नेस ऐसे होते हैं जिनको ना प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है, बस वो रन हो रहे होते हैं। आपको अर्ली स्टेजेस पे इतना ज़रूरी नहीं होता कि आपके बिज़नेस से आपको प्रॉफिट मिले। अगर 2-3 साल में अगर आपको प्रॉफिट नहीं मिलता तो इंश्योर कि आप ज़रूर देखें कि आपकी किसी न किसी चीज़ में ज़रूर कमी है जो आपको प्रॉफिट या आपका बिज़नेस रन नहीं हो रहा, ठीक है? इन द ग्रोथ ऑफ बिजनेस वेंचर हमारे पास डिपार्टमेंटलाइजेशन आ जाती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें आपने मैनेजमेंट के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर के लिए आपने सबसे पहले वो जो पर्चियाँ देते हैं उसके लिए आपने अलग डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। फिर उसके बाद जो आपको मेडिसिन देते हैं उनका आपने अलग डिपार्टमेंट बनाया है, जैसे कि आप हॉस्पिटल में चले जाते हैं तो हर किसी के डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अलग-अलग होते हैं, जैसे कि हड्डियों का डॉक्टर अलग है, ठीक है, कान के मसले का डॉक्टर अलग है, सर का जो मसला होता है उसका अलग है, दिल का जो डॉक्टर है उसका अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है। तो ये डिपार्टमेंटलाइजेशन जो है वो इनिशियल स्टेजेस पे इतना ज़रूरी नहीं, लेकिन जब आप ग्रोथ स्टेज पे चले जाते हैं अपने बिजनेस के तो वहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद HR पॉलिसीज़, आपने यहाँ पर अपने फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिवार्ड्स को देखना होता है कि आपके एम्प्लॉयज़ अगर कभी आपको इन फ्यूचर धोखा दे जाएँ या फ्रॉड कर लें तो आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट हो जिसको आप लीगली कॉन्ट्रैक्ट हो जिससे आप अपने कोर्ट में जाकर अपने इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? Which financial or non-financial rewards would be given to employees and when which type of contracts would be built with the employees and which action would be taken against the employees who are involved in any fraudulent activities. उसके बाद हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन हम देखते हैं, सबसे पहले ही हमारे पास एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हमारे पास कंपनी जो है वो बताती है कि एम्प्लॉयज़ ने क्या करना है, कौन सा डिसीजन मेकिंग स्टाइल लिया जाएगा, किस चीज़ को किस तरह से कंट्रोल करना है और हमने किस चीज़ की कमांड को आगे बढ़ाना है, ठीक है? चेन ऑफ कमांड इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ वेंचर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशनल हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ब्लर्ड होते हैं। आपको आपके एम्प्लॉयज़ को नहीं पता होता कि आपने क्या करना है, ठीक है? हम यहाँ पर जैसे ही हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होती है तो हर चीज़ का मकसद जो है वो हमें मालूम हो जाता है, ठीक है? सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होने लग जाता है। सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पर यह है कि आपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स देखने हैं कि वो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के जिसको हम अपने अपने जो अपना जो बिजनेस है उसमें हम डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या है हमारे पास वो फंक्शंस हैं, प्रोडक्ट्स हैं, मार्केट्स हैं और जियोग्राफिकल लोकेशन है। मतलब कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स हैं, प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स हैं, मार्केट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स हैं और जियोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है? वन बाय वन करके हम इनको पढ़ते हैं। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स में हमारे पास डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें आप अपने जो मतलब जिसका जो काम होता है वो वही काम करते हैं, जैसे कि मार्केटिंग में मार्केटिंग का काम होगा। नीचे एग्जांपल दी गई कि जैसे एक सीईओ है, वो आगे ह्यूमन रिसोर्सेज सीईओ है, उनको डिवाइड किया गया, ह्यूमन रिसोर्सेज के सीईओ हैं, फाइनेंशियल या फाइनेंस अकाउंटिंग के सीईओ हैं, सेल्स मार्केटिंग के सीईओ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सीईओ हैं, फिर उसके बाद ऑपरेशंस डेवलपमेंट ऑपरेशंस के भी सीईओ हैं।
हर किसी का अपना अपना काम है, हर कोई अपने डिपार्टमेंट में रहते हुए अपना एक काम करता है, ठीक है, कोई किसी के काम में टांग नहीं रहता। यहाँ पर इट इज़ द मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशंस अडॉप्ट। अब जैसे कि आपका जो कारोबार है वो एक छोटे पैमाने पे है, तो आप वहाँ पर अपनी टीम्स बनाते हैं, ना कि आप इस तरह से डिपार्टमेंटलाइजेशंस करते हैं। आप एक छोटी सी टीम बनाते हैं, उनको कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। जैसे कि अगर आप आपका एक छोटा सा फर्म है, आप उसके खुद ओनर हैं, बहुत सी चीज़ों को आप खुद हैंडल करते होंगे, डिसीजन मेकिंग को भी आप खुद हैंडल करते होंगे, डिज़ाइनिंग को भी आप खुद हैंडल करते होंगे, ठीक है, लेकिन आपने मार्केटिंग और फाइनेंस के लिए एक किसी ना किसी टीम को हायर किया होगा, वो फिर उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और उसको ही हैंडल करते हैं। वन टीम इज़ हैंडलिंग टू और मल्टीपल टास्क विच ऑफ यहाँ पर पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है, जैसे कि एक टीम है जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेज के काम को हैंडल करती है, फिर उसके बाद फाइनेंस को हैंडल करती है फाइनेंस की टीम, सेल्स की जो टीम है वो मार्केटिंग को भी हैंडल करती है, और मार्केटिंग की टीम जो है वो सेल्स को भी हैंडल करती है। और इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं जब हम अपने इस दुनिया में जाते हैं ना मार्केटिंग की, या अपनी जो जब हम अपना कारोबार स्टार्ट करते हैं तो हम इस दुनिया में जाते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ें मिलती होती हैं। जैसे सेल्स और मार्केटिंग की भी एक अलग सी ही कोई ना कोई फील्ड है, ठीक है, रिसर्च और डेवलपमेंट की भी अलग सी फील्ड है। और ये रिसर्च और डेवलपमेंट दिखने से इतना सा लग रहा है, लेकिन इसमें बहुत 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 डीप डीप जाके हमें काम करना पड़ता है, ठीक है। प्रोडक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर्स में हमारे पास क्या होता है कि इसमें ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन विद मल्टीपल स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट, organization is dealing with multiple specialized product with it can make separate teams for each product, each performing all functions of marketing, finance, research, operations independently। अब यहाँ पर एग्जांपल दी गई है, जैसे एक एंटरप्रेन्योर है वो क्लोथिंग के साथ साथ ब्यूटी प्रोडक्ट्स को भी सेल करता है, ठीक है, और यहाँ पर वो उनकी अलग-अलग दो टीम्स भी बना लेता है। ईच ईच टीम विल डू द मार्केटिंग सेपरेटली, एक क्लोथिंग की मार्केटिंग कर रहा होगा तो दूसरा ब्यूटी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर रहा होगा। ऑल अदर फंक्शंस फाइनेंस, एचआर, रिसर्च एंड ऑपरेशंस वुड बी परफॉर्म सेपरेटली बाय ईच टीम। तो यहाँ पर मैंने ना डिस्क्रिप्शन में आपके ये जो हैंडआउट्स हैं इनका लिंक भी अवेलेबल कर देती हूँ, आप वहाँ से चाहे तो इनको डाउनलोड कर लें, हाईलाइट नोट्स होंगे। मार्केटिंग बेस्ड स्ट्रक्चर्स हमारे पास क्या होते हैं, इसमें हम अपने इंडस्ट्रीज, मार्केट्स और कस्टमर्स को देखते होते हैं। यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटिंग करते होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट बेस्ड है, चाहे वो कंज्यूमर बेस्ड है मार्केटिंग, या तो वो बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग है। Entrepreneurs, the organization structure would be market based. There will be a separate team for each market served by a firm. If a firm deals with local market and international marketing, मतलब कि अगर आपका एक कारोबार पाकिस्तान में भी है और दूसरा यूएस में भी है, तो आप दोनों टीम्स के लिए अलग-अलग टीम्स को हायर करेंगे जो उन दोनों को हैंडल, जो उधर की मतलब उधर का जो बिजनेस है उधर ही हैंडल करे, और जो पाकिस्तान का बिजनेस है वो यहाँ पर आप खुद हैंडल करेंगे, उसके लिए भी आप अलग से टीम रख लें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। इसमें हम डिवीजन कर लेते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की कि कहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है। अब यहाँ पर दिस इज द मोस्ट अडॉप्टेड बाय एंटरप्रेन्योर्स हु डील विद इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस। इफ द firm deals with Canadian market and US marketing, there will be two separate teams for both markets। ये भी ऊपर जैसी है। फ्लैट स्ट्रक्चर्स हमारे पास क्या होते हैं, इसमें हमारे पास ओनली फ्यू, यहाँ पर जो आपके पास जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो आपके साथ काफ़ी अटैच होते हैं, मतलब आपसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। इन द बिगनिंग ऑफ, यहाँ पर ये स्टार्टअप, जब हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का स्टार्टअप होता है तो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ जो हैं वो डायरेक्ट रिपोर्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट बात कर सकते हैं ओनर से। लेकिन टॉल स्ट्रक्चर्स में आप एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बहुत दूर होते हैं सीईओ से। जैसे कि आप किसी भी ब्रांड को देख लें, आपके पास बहुत सी आउटलेट्स बनी होती हैं। अब उन आउटलेट्स पे काम करने वाले जो लोग होंगे, क्या वो रोज़ मिलते होंगे उस कंपनी के ओनर से? नहीं ना, तो वो टॉल स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनाइजेशंस में आ जाते होते हैं। टॉल स्ट्रक्चर्स डील विद द मल्टीपल लेयर्स ऑफ रिपोर्टिंग एंड डिसेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से कर लें कि जैसे आप बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि वो बैंक का अकाउंट जो है वो बंद हो जाए, या आपने किसी चीज़ को रिपोर्ट करना हो, तो वो पहले कहते हैं कि सबसे पहले आप इसको पहले आप यहाँ पर अपनी जो मसला है वो यहाँ पे लिखें, फिर आपका मसला जो है वो इसको सेंड किया जाएगा, फिर आगे फ़लाँ को सेंड किया जाएगा, फिर फ़लाँ को सेंड किया जाएगा, देन रिजॉल्व होगा। तो ये टॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास मल्टीपल लेयर्स होते हैं। इन द ग्रोथ स्टेजेस ऑफ बिजनेस वेंचर्स, व्हेन एन एंटरप्रेन्योर हैज बिग टीम, there are multiple layers of employees, each layer of employees report to the upper layer।
जैसे कि लेबर रिपोर्ट टू द लाइन मैनेजर्स एंड लाइन मैनेजर्स रिपोर्ट टू द सीनियर मैनेजर एंड सीनियर मैनेजर रिपोर्ट टू द मिडल मैनेजर हु रिपोर्ट द मैनेजर ऑपरेशंस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक स्मॉल स्टार्टअप है। स्मॉल स्टार्टअप में हमारे पास एक स्ट्रक्चर को किस तरह से देखा जाता है कि वो आगे बढ़ाया जाए। ब्लर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसमें हमारे पास सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग होती है, मल्टीपल रोल्स ऑफ मैनेजर, मैनेजर बहुत सी चीज़ों को हैंडल कर रहे होते हैं। नीड फॉर ग्रोइंग फेम्स, इसमें हमारे पास R&D या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते, ये ज़्यादातर बड़े बिजनेस में ही यूज़ होते हैं। Flexibility of organizational structure, you can change the structure easily in small firms, no not in the large firms। मतलब कि आप अपने बिजनेस के खुद ओनर हैं, आप खुद उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, आपको किसी ना किसी आपको किसी पर डिपेंड नहीं करना पड़ता है कि आप जब चेंज कर रहे हैं तो ऊपर जो निचला दर्जा है आप उसमें भी आपके चेंजिंग करने से उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजिंग आएगी, ठीक है। आप इजीली चेंजिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास हाँ जी, लीगल फॉर्म्स आ जाती हैं हमारे पास बिजनेस की कुछ लीगल फॉर्म्स हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि इसमें हमारे पास बिजनेस ओन्ड होता है, इसमें सिंगल पर्सन जो है वो बिजनेस को हैंडल करता है, ठीक है। उसमें आपके जो इसमें या तो अगर आपने कर्जा लिया होता है ना, तो अगर आपको बिजनेस में लॉस हो जाता है तो वो डेप्ट फिर आपको अदा करना पड़ता है अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से, ठीक है। अगर तो आपने डेप्ट लिया तो आपको अदा करना पड़ेगा, अगर आपने खुद अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से इन्वेस्टमेंट किया है तो फिर क्या हो जाएगा, आपको लॉस हो जाएगा। सम ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, इसमें हमारे पास सिंगल ओनरशिप आ जाती है, नो नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस, नो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड। इसमें हमारे पास नो सेपरेट लीगल एंटिटी फॉर द प्रोप्राइटर सॉरी। सिंगल स्केल स्मॉल स्केल बिजनेस होता है, इसमें टैक्स ऑनर्स इनकम, इसमें टैक्सेशन नहीं होती है आप पर ज़्यादा। अनलिमिटेड लायबिलिटी, सू एंड कैन बी सूड इन द नेम ऑफ द ओनर, कि आप अपने जो बिजनेस है आप उसको अपना नाम भी दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। सोल मैनेजर, उसके बाद बिजनेस कमेंसमेंट एंड क्लोजर इज ऑन द विल ऑफ सिंगल ओनर। मतलब जब आप खुद हैं तो फिर ना ही आपको डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है, ना ही आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, आप उसके खुद ही क्या नाम है ऑनर होते हैं, ठीक है। उसमें आपको किसी पर यकीन करने की भी जरूरत नहीं होती, आपने हर चीज़ को खुद ब खुद हैंडल करना होता है। अब पार्टनरशिप में आ जाती है, हम पार्टनरशिप हमारे पास इसमें लीगल हमें फॉर्म्स रेडी करने पड़ते हैं, इसमें दो या दो से ज़्यादा लोग भी होते हैं, ठीक है। अगर लॉस होता है तो वो सबको होगा, ठीक है। अगर आपको प्रॉफिट होता है वो सबको होगा। इसमें हमारे पास पार्टनरशिप कैन बी पार्टनरशिप एट विल व्हेन इट इज़ ओपन एंडेड। पार्टनरशिप जो है वो हमारे पास बिजनेस को बहुत दूर तक लेकर चली जाती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है तो आपको या आपकी जो प्रोडक्ट आप इस तरह से सेल कर रहे हैं कि मार्केट में धूम मचा दी, तो इसका मतलब क्या है कि आप बहुत अच्छी आपके पार्टनरशिप बहुत अच्छी चली है। लेकिन पार्टनरशिप सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे वक्त का नाम नहीं होता, जब आपको लॉस हो रहा होता है तो तब भी आपने मिल के ही रहना होता है, तभी आपने बिजनेस को ग्रो करना होता है, चाहे वो आप अपने पर्सनल चाहे वो आप दोबारा से ही क्यों ना इन्वेस्टमेंट करें। A partnership can be also a particular partnership which is formed for a particular project and terminated as soon as the project is completed। Partnership कभी कभी लीगली भी होती है, सॉरी ज़्यादातर लीगली होती है। इसमें अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो आपकी पार्टनरशिप भी खत्म हो गई है, वहाँ पर ही आप अपने जो शेयर्स हैं वो यहाँ पर ही लिए और ख़त्म कर दी पार्टनरशिप, ठीक है, जितना भी आपका प्रॉफिट हुआ। इट इज़ मैंडेटरी फॉर फर्म्स टू रजिस्टर आप पार्टनरशिप की, आपने रजिस्टर करना है अपनी पार्टनरशिप को, रिकमेंड करना है कि रजिस्टर्ड हो आपकी पार्टनरशिप टू गेट अ लीगल प्रोटेक्शन, इससे आपको लीगल प्रोटेक्शन मिलती है। अ पार्टनरशिप डीड इज़ यूजुअली प्रीपेयर्ड इन ऑर्डर टू गेट अ पार्टनरशिप रजिस्टर्ड। मतलब हर चीज़ की लिख पढ़त होनी चाहिए ताकि आपको बाद में फ्यूचर में जाके कोई मसला ना हो। अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं हमारे पास पार्टनरशिप। At least two individuals are required to form a partnership। इसमें unlimited liability of all partners collectively and individually। Profits are shared equally or in aggregate ratio। Voluntary registration होनी चाहिए। No perpetual success and continuity। For transfer share mutual consent for all partners is needed। हर पार्टनर को हक है वो जाने कि कितना शेयर कितना प्रॉफिट हो रहा है, आपको कितना लॉस हो रहा है, कितनी सेल्स जो है वो सेल्स हो रही हैं, और मतलब कितने कस्टमर्स इंक्रीज हुए हैं, या आपका मार्केट में किस तरह की रेशो जा रही है आपके उसको लेके, कारोबार को लेके।
और उसके बाद हमारे पास SACP हैज़ इंट्रोड्यूस्ड SACP का मुखफ़्फ़ क्या है कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, मई 2018 में इसमें हमारे पास एक नया कंसेप्ट आया था पार्टनरशिप बिजनेस के हवाले से, जिसमें आपको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में बताया गया था। इसमें आपको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से लीगली मतलब कि पेपर साइन करवाता है, और जब भी कभी मतलब कि अगर फ्रॉड का भी कोई मसला हो या बाद में कभी इन फ्यूचर कोई मसला या झगड़ा वगैरह हो जाए, तो SACP जो है वो आपको बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ देता है। आप कोर्ट में जाके उसके बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, that is limited liability partnership. The liability of all partners will be limited to the extent of the investment except for one partner whose liability will be unlimited. LLPP इज फॉर्म जब भी, अच्छा फॉर एग्जांपल अगर आपका बिजनेस लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है ना, तो वहाँ पर आपको लिखा गया जाएगा कि LLP मतलब कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है इस बिजनेस में। LLP is a form of business which is near to the corporate form of business in terms of some of its characteristics. अब इसमें हमारे पास दो characteristics हैं LLP की, वो है सेपरेट लीगल एंटिटी और एक है परपेचुअल सक्सेशन। अब सेपरेट लीगल एंटिटी में हमारे पास क्या होते हैं, जहाँ पर हमारे पास फिम जो है वो सेपरेट होता है ओनर से, मतलब आपका बिजनेस जो है वो आपके ओनर से अलग होता है। मतलब आप अपने ओनर जो बिजनेस का नाम है वो ओनर का नेम मतलब बिजनेस का नेम ओनर के नेम में एंटर नहीं होता। अब यहाँ पर हमारे पास परपेचुअल सक्सेशन में हमारे पास क्या है कि इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनरशिप पार्टनर, तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। बट इन द केस LLP जो हमारे पास LLP है वो कंटिन्यू रहता है, लेकिन पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है। या डेथ हो इंसैनिटी ऑफ एनी पार्टनर विल नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, कि बिजनेस आपका चलता रहता है, ख़त्म कुछ भी नहीं होता। पार्टनरशिप का एक्ट जो है वो 1932 में एक्सप्लेन कर रहा था रजिस्ट्रेशन के बारे में और डिसोल्यूशन के बारे में, पार्टनरशिप की, उसके राइट्स की और ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनरशिप के बारे में बताया गया है 1932 के एक्ट में। लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस इज नॉन प्रॉफिट, मतलब दूसरा हमारे पास एक बिजनेस की फॉर्म आ जाती है NGO की, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब NGOs भी हमारे पास क्या हैं कि इनमें टैक्स नहीं देते, ये टैक्स पेड नहीं होते, बल्कि इनको गवर्नमेंट खुद सपोर्ट करती है ताकि वो आगे वेलफेयर में अपना काम कर सकें। और और जो NGO से हेल्प लेते हैं वो भी टैक्स पे नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब NGO से लेने वाली चीज़ पर टैक्स नहीं पे करते। A non-profit organization is a business that has been granted tax-exempt status because it serves a special cause and and provide public benefit. This type of organization support the government. Some of the characteristics हमारे पास NGOs की हैं कि they are formed for the public service and benefiting the society. Donation which are or given to NGOs are tax deductible. If you show it in your tax return, you will get the tax rebate and exemption. कि अगर आपने टैक्स पे भी किया ना, तो आप उसके बारे में दिखाएंगे और फिर आपको जो टैक्स की रकम है वो वापस कर दी जाएगी। NGO itself pay no tax on the received donation or any other income earned through फंड रेजिंग एक्टिविटी। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास आती है ईदी स्टार की, ठीक है, ईदी सितार की, तो वो भी एक NGO ही रन करते थे, लेकिन वो उसमें हमारे पास जो है वो वेलफेयर के लिए काम करते थे और उनकी तो डेथ हो गया, लेकिन इदारा अभी भी है, ऑर्गेनाइजेशन अभी भी है जो अभी भी काम कर रही है। A non-profit organization can started at local level, district level and regional level, provincial level in Pakistan, whereas it can be registered under Punjab government welfare department if any individual wants to start it in the vicinity of province Punjab. अगर पंजाब में किसी ने अपना जो NGO स्टार्ट करना है तो वो पंजाब गवर्नमेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट से रब्ता करे और अपनी NGO के बारे में बताए किस तरह उन्होंने काम स्टार्ट करना है। हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेशन होती है, जल्दी से इनको ख़त्म करते हैं फिर हमारे पास ये लेक्चर ख़त्म हो जाता है। 4 टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेशन है हमारे पास। SMC मतलब सिंगल मेंबर कंपनी, इसमें हमारे पास ये लिमिटेड लाइबिलिटी प्राइवेट कंपनी है जिसमें सिंगल डायरेक्टर होता है, सिंगल मेंबर होता है। दिस टाइप ऑफ कंपनी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सिक्योरिटी एंड कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इन कंपनीज एक्ट 2017 में इसको भी वाजिया किया गया था कि इसको सिंगल मेंबर कंपनी के बारे में भी बात की गई थी। ठीक है, कि वो एक लिमिटेड लाइबिलिटी प्राइवेट कंपनी होगी जिसमें एक मेंबर जो है वो काम करेगा।
the purpose of introducing SMC was to facilitate single proprietor के एक बंदा मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में हमने ऊपर भी पढ़ा है कि एक सिंगल बंदा जो है वो अपनी कंपनी का खुद जिम्मेदार होता है, उसको खुद रन करता है, उसको खुद हैंडल करता है और उसका नाम चाहे जब जो भी है वो चेंज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है और उसको डॉक्यूमेंटेशन की भी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, ये सोल प्रोप्राइटर के बारे में बात की गई है इसमें। ठीक है, इट गिव्स द सोल प्रोप्राइटर द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी। उसके बाद हमारे पास लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आ जाती है। SACP हैज़ इंट्रोड्यूस्ड आर रिलेटिव न्यू कंसेप्ट इन पार्टनरशिप। 2018 में लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में बात की गई थी कि जहां पर तमाम पार्टनर्स जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं सिवाय एक्सेप्ट फॉर वन पार्टनर हुज लाइबिलिटी वुड बी अनलिमिटेड। ठीक है, जिसकी अनलिमिटेड वो जो चाहे जितना चाहे जब मर्जी देर तक रह सकता है बिजनेस में। LLP is form of business which is near to corporate form of business in which in terms of some of its two characteristics perpetual succession and limited liability। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमारे पास क्या है, इसमें कॉर्पोरेशन जो है वो दो लोगों से ज़्यादा रन होती है। इसमें हमारे पास जो है इसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है, लेकिन इसमें आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टॉक एक्सचेंज में नहीं यूज़ की जाती है। ठीक है, ऑल प्रॉफिट्स इज डिवाइडेड अमंग शेयर होल्डर्स। ठीक है, इसमें आगे पब्लिक लिमिटेड कंपनी आ जाती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में पब्लिक लिमिटेड कंपनी को ओन करते हैं शेयर होल्डर्स और मैनेज करते हैं डायरेक्टर्स। जो शेयर होल्डर्स उनको सिलेक्ट करते हैं वही उनको फिर आगे हैंडल करते हैं। अब जो हमारे पास जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उनके जो पैसे हैं या उनके जो इन्वेस्टमेंट है या उनके जो शेयर्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि इट इज रजिस्टर्ड विद SACP अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। ये डेट्स आपने याद रखनी है MCQs के लिए। द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी। For a public limited company, it is mandatory to show all financial statements publicly. Hence, it is more open to public as compared to the private limited company. ठीक है? There are some characteristics which I wrote here. तो यहाँ पर क्या है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मतलब 4 कंपनीज के बारे में 4 जो हमारे पास कंपनीज हैं जो रजिस्टर की गई हैं पाकिस्तान में, उनके बारे में करेक्टरिस्टिक्स हैं कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ऑफर देयर शेयर्स टू द पब्लिक। इसमें अपने शेयर्स पब्लिक के लिए भी ऑफर किए जाते हैं। शेयर्स आर ट्रेड इन स्टॉक एक्सचेंज। बायर्स ऑफ द शेयर हैव लिमिटेड लायबिलिटी। अकाउंट ऑफ द पब्लिक लिमिटेड कंपनीज आर ऑडिटेड एंड आर मेड अवेलेबल फॉर द पब्लिक फॉर द इंफॉर्मेशन। उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अ कॉर्पोरेशन फॉर्म्ड बाय 2 or more पीपल, रजिस्ट्रेशन विद सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान, नॉट अलाउड टू ऑफर शेयर्स टू द पब्लिक। इसमें आप अपने पब्लिक में शेयर्स नहीं दे सकते हैं। लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर आर लिमिटेड टू देयर इन्वेस्टेड अमाउंट ओनली। उसके बाद हमारे पास LLP हमारे पास लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आ जाती है। This form of company registration was introduced in May 2018 by SECP to give the business a legal status which is separated from their partners. It allows a partner to organize their internal management on the basis of mutual agreement which while allow the benefits of limited liability company can register by 2 or more persons. इसमें हमारे पास members enter in an agreement to carry a lawful business after being registered with the Security Exchange Commission Pakistan as an LLP। उसके बाद SMC मतलब कि सिंगल मेंबर कंपनी। इसमें हमारे पास एक ओनर होता है, होल्ड्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड इंट्रोड्यूस इन कंपनीज एक्ट 2017 टू फैसिलिटेट द सोल प्रोप्राइटर्स टू फॉर्म अ सिंगल लीगल एंटिटी। तो यहाँ पर ही हमारे पास जो 11A का थीम था ख़त्म हो जाता है। अगर आपको इसके हैंडआउट्स चाहिए तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। तो अगर तो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।